हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th के केमिस्ट्री बुक का। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को शुरू किया था, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ टाइप जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है समझिए। नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा और उसके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड है। इसमें क्या है, एक थ्रेड से आयरन नेल को यहाँ पे डाला गया है। आयरन नेल दिख रहा है आपको, और साथ में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब इस आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटाएगा और उसके पोजीशन को ले लेगा। ठीक है, ये समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे है आयरन नेल, और ये है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट से जो निकाला गया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आयरन हट करके यहाँ पे कॉपर जम गया इस जगह पे। समझ रहे बात को। और उसके बाद यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास किया है कि ये देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें, जबकि यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट ट्यूब स्टैंड रिएक्शन मिक्सचर। कहने का मतलब ये है कि आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते। क्यों ऐसा होता है समझिए ज़रा सा। ये रिएक्शन यहाँ पे दिया है कि जैसे आयरन ये सॉलिड स्टेट में है, जब इसे डाला हमने कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, मीन्स वाटर के साथ है, तो ये FeCuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और इसके SO4 को ले लिया और बना दिया FeSO4 जो कि आयरन सल्फेट है, और कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे सपोज दैट एक व्यक्ति है, यहाँ पे जैसे ये लीडर है, आयरन और कॉपर लीडर है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। और सपोज दैट ये जो SO4 है वो उसके पास कोई पोस्ट है, लेकिन अगर FeCu से ज़्यादा पावरफुल लीडर है, ठीक है, तो वो Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उस पोस्ट को वो ले लेगा, बना दिया FeSO4 और Cu। समझ सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो Fe है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, तो इसे जानने के लिए आपको ना रिएक्टिविटी सीरीज़ देखना होगा। और जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे जो कि इसी बुक में मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि क्यों आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को सेपरेट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। रीज़न ये है कि जो आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो SO4 को स्नैच कर लेता है, ले लेता है, बना दिया FeSO4, साथ में Cu को क्या कर दिया, अलग। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, वो कॉपर को रिमूव कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखिए, जिंक CuSO4 से रिएक्शन किया, तो जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए आप बार बार बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको जाना होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो कि चैप्टर 3 में दिया हो गया है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कॉपर सल्फेट से सल्फेट को मीन्स SO4 को क्या कर लिया, ले लिया, स्नैच कर लिया और Cu को कर दिया अलग, बना दिया जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। सिमिलरली यहाँ जो लेड है Pb, वो CuCl2 जिसे हम लोग कॉपर क्लोराइड कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन किया, तो चूँकि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें से Cl2 को स्नैच कर लिया और कॉपर को कर दिया अलग। कॉपर को तो नहीं ले सकता है ना, क्योंकि कॉपर भी मेटल है, ये भी मेटल, वो कंबाइन ही नहीं होंगे फिर। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हैं कि लिखा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस किया, हटाया। अब आप खुद सोचिए ना कि एक चेयर है और वहाँ पे एक प्रिंसिपल सर है और एक टीचर है, और वो अकेला चेयर है, एक चेयर है, तो उस पर कौन बैठेगा। ये चलिए पहले से टीचर बैठे हुए भी थे, लेकिन अगर प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो टीचर को अपना प्लेस छोड़ना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। बात समझ में आ रहा है। उसी टाइप से अब यहाँ पे लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो है ना वो कंपाउंड जो होंगे वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ये लिखा हुआ भी है, मैंने ही लिखा था इससे पहले,
लिखा है रिएक्शन इन विच कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यू विल ऑब्जर्व that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as a precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को, Na2SO4 है और BaCl2 है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो देख रहे हैं कि जो सोडियम के पास सल्फेट था SO4, अब सोडियम के पास सल्फेट नहीं है, अब क्लोरीन है। अब BaCl2 बेरियम के पास क्लोरीन था, वो अब क्लोरीन नहीं है, अब सल्फेट है SO4। अब बोलेंगे सर ये रिएक्शन होता क्यों है, तो ये डिपेंड करता है एफिनिटी के ऊपर। एक्चुअली सोडियम SO4 के साथ, जैसे सपोज दैट कि आपके पास कोई वस्तु है और एक और पर्सन है उसके पास कोई अन्य वस्तु है, लेकिन आप जो है ना वो उस पर्सन के पास जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो व्यक्ति भी ऐसा समझिए कोइंसिडेंस कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है आप दोनों क्या कर लेंगे, एक्सचेंज, अपना वाला जो सब्सटेंस है उसे दे देंगे, उससे आप ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी होता है, ये जो सोडियम है ना उससे SO4 से ज़्यादा एफिनिटी उसके अंदर किसके लिए है, Cl के लिए, क्लोरीन के लिए, जबकि बेरियम के पास क्लोरीन से ज़्यादा एफिनिटी किसके लिए है, SO4 के लिए। ठीक है, इसीलिए दोनों आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, Na के पास आ गया Cl और बेरियम के पास आ गया सल्फेट। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखा था, एक्चुअली ये प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है, एक इनसॉल्युबल मटेरियल जो उस वेजल के अंदर बर्तन के नीचे बैठ जाएगा। तो बोला है कि इसमें जो BaSO4 है ना वो सॉलिड फॉर्म में, एक्चुअली ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट कहने का देखिए पहले दोनों एक्वस था, ये भी वाटर में डिजोल्व था, ये भी वाटर में डिजोल्व था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो BaSO4 बना वो डिजोल्व नहीं है, वो सॉलिड है, वो बर्तन में क्या हो जाएगा, नीचे जा करके बैठ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनते हैं वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- and Ba2+, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, वो अभी भी सॉल्यूशन में रिमेन्स है सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड वाटर के साथ है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में जो आयंस का एक्सचेंज होता है और वो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है कि रिडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन रिमूव होता है जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे ये Cu जो है, जो कॉपर है वो 2Cu प्लस O2 के साथ जुड़ करके CuO बना रहा है। देखिए ऑक्सीजन तो अभी कॉपर के पास नहीं था, बट आफ्टर रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये जो रिएक्शन हुआ इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, पहले कॉपर सेपरेट था लेकिन अब ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गया और बना दिया CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखा रहा है कि CuO लिखा है प्लस H2, ठीक है, वो रिएक्शन किया साथ में हीट दिया गया, तो ये जो H2 है वो उसके ऑक्सीजन को लेकर के हट गया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ऐसे एक्चुअली यहाँ दोनों चीज़ हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं CuO, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन साइड में देख रहे हैं आप बन गया है Cu, और ये जो O था इसके पास ऑक्सीजन वो रिमूव हो गया, हट गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ और ये बना दिया H2O। समझ रहे हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, बोलता है इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर वो ऑक्सीजन को ले रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। और इफ़ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, अगर वो लॉस करता है, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस, तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए चूंकि ये रिएक्शन में दोनों कुछ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कुछ हो रहा है, इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। और आगे आप जाएंगे क्लासेस में तो वहाँ तो रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो कि CuO है, अब इस CuO से O अलग हो गया, बन गया Cu, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। जबकि जो H2 था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ भी सेम कंडीशन है, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर रिएक्शन कार्बन रिएक्शन किया तो कार्बन अलग हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ जुड़ गया। लेकिन ZnO जहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन था अब वो Zn बन गया, मतलब यहाँ पे हुआ उसका क्या, यहाँ पे हुआ उसका रिडक्शन, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो मतलब ये भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज, इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है CO एंड ZnO रिड्यूस होकर के बन रहा है Zn, ठीक है। इसलिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में देखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है समझिए जरा सा, कोरोजन है क्या, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, जब आयरन ऑब्जेक्ट नया होता है तो वो चमकता है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन अगर आप उसे बाहर में छोड़ देते हैं और वैसे इलाके में छोड़ते हैं जहाँ पे उसे एयर और साथ में वाटर भी मिल जाए, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर ना रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर चढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट लिखा है टर्निस्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर, आपने देखा है कॉपर पे भी उस तरह का लेयर बनता है और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का। सिल्वर के ऊपर कैसा कलर का कोटेड होता है, ब्लैक कलर का। वेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, अगर उसके ऊपर मॉइस्चर एसिड ये सब अटैक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज सेड टू कोरोड, तो हम कहते हैं कि वो कोरोड हो गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये भी एग्जाम्पल है कोरोजन का। लिखा है कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ये कार के बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ब्रिज को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी जिसमें भी आयरन वगैरह यूज़ होता है। आयरन रेलिंग, शिप हो गया, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल, जो मेटल के बने होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है ये। लिखा है फिर आगे में स्पेशली दोज ऑफ आयरन, खास करके जो आयरन वाली ऑब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये जल्दी कोरोजन करते हैं, ठीक है, जल्दी से ये अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। देखिए बहुत नुकसान होता है जब आयरन में कोरोजन होता है, उसमें हमेशा हर साल बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं क्योंकि आयरन और कोरोजन के बाद थोड़ा वो उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, ठीक है, वो उतना बेहतर नहीं रह जाता है, उसके जगह पे हमें दूसरे आयरन को लेकर आना पड़ता है जिसमें काफ़ी सारे अमाउंट खर्च होते हैं। दूसरा है रैंसिडिटी, ये क्या है, तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय के लिए तेल में बना हुआ, फैट में बना हुआ चीज़ों को बाहर छोड़ दें तो आप देखते हैं कि उसका स्मेल क्या होता है, अजीब हो जाता है, टेस्ट भी अजीब हो जाता है। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब ये फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो ये रैंसिड हो जाते हैं और उनका स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो फैट और ऑयल वाला फूड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट को डाल देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ख़राब ना हो। देखिए कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, अगर आप वो एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं, हवा नहीं इंटर कर पा रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन भी कम होगा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखिए जो चिप्स आते हैं ना जैसे लेज वगैरह, उसके अंदर आप देखेंगे उसका पैकेट बहुत ज़्यादा फुला होता है, एक्चुअली उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाला हुआ रहता है। अब बोलेंगे नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ये उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, मीन्स ऑक्सीजन को आने से रोकता है ताकि वो ख़राब ना हो,
ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंसिडिटी। यहाँ जा कर के चैप्टर फिनिश हो गया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछेंगे, और बाद में फिर हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। थैंक यू।